गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज वाइज मिल रहा है। तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो केमिस्ट्री के ऊपर होने वाला है। केमिस्ट्री में हमने एटम के बारे में देखा है, मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा है और उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। आज का ये हमारा तीसरा वीडियो होगा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं आज यौगिक और मिश्रण को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यौगिक के ऊपर होगा और मिश्रण के ऊपर होगा। फुल डिटेल इसमें से अपने को देखना है। मिश्रण पर होगा और रासायनिक अभिक्रियाओं पर होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं पर होगा। ये 3 टॉपिक को अपन फुल डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। और रासायनिक अभिक्रिया से, मिश्रण से और यौगिक से आपको ये ऐसे टॉपिक है कि हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री का वेटेज हालांकि कम होता है हर किसी एग्जाम में, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनसे एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक बड़े मार्जिन को मतलब गैप करने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ पास वो गलत करते हैं। आपको हर एक एग्जाम के पीछे उतनी ही शिद्दत से भागना चाहिए और हर एक नंबर के पीछे उतनी ही शिद्दत से भागना चाहिए जितना कि आप एक बहुत बड़े अमाउंट के लिए जा रहे हैं। तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनको निग्लेक्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं करते हैं। तो जिन क्वेश्चंस को मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं करेंगे उन क्वेश्चन को आप करेंगे, तब आपका सिलेक्शन जल्दी होगा और तभी आप उनसे आगे जाएंगे। क्योंकि आज का जो परिवेश है वो एग्जाम क्वालिफाई करने का नहीं है बल्कि मेरिट में आने का है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यौगिक, सबसे पहले समझते हैं यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। देखो, जो यौगिक होता है, इन दोनों शब्दों के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनमें 2 या 2 से अधिक चीजें हैं। एक चीज होती तो एटम कही जाती, मॉलिक्यूल्स कही जाती, तत्व कहे जाते, है ना। लेकिन इन चीजों में आप समझ रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक चीजें हैं। तो यौगिक में क्या होता है कि यौगिक में जो मिलने वाले तत्व होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट होते हैं, उनका रेशियो जो है वो समान होता है। उनका रेशियो निश्चित होता है। जब एक निश्चित रेशियो पर ये मिलते हैं तब यौगिक बनता है, जबकि मिश्रण में ये रेशियो निश्चित नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जैसे आपका H2O हो गया, तो H2O में हम समझते हैं कि 2:1 होना, इसका रेशियो फिक्स है। हमको इसी रेशियो पे जब हम मिक्स करेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तभी अपने को यौगिक प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं प्राप्त होगा। तो यौगिक में क्या होता है कि जो मिलने वाले एलिमेंट्स होते हैं या तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं, उनका रेशियो क्या होता है, निश्चित होता है। तो यौगिकों का रेशियो निश्चित होता है, ये बात जरूर ध्यान रखना है। 2 या 2 से पदार्थों का ऐसा समूह या ऐसा संगठन जिसमें सर्टेन रेशियो हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, अमोनिया देखते हैं, NH3 देखते हैं। तो अमोनिया में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। तो जब हमें अमोनिया बनाना होगा तो हमको 3:1 पे ही मिक्स करना होगा, तभी हमें यौगिक मिलेगा, अदरवाइज हमें यौगिक नहीं मिलेगा। तो यौगिक के लिए आपको एक बात ये याद रखना है कि इनका जो रेशियो होता है वो रेशियो निश्चित होता है। निश्चित प्रोपोर्शन पर जब कोई चीज मिलेगी तो हमको क्या प्राप्त होगा, यौगिक प्राप्त होगा। अगर वो प्रोपोर्शन, वो रेशियो निश्चित नहीं है तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीजों में अंतर होता है। दूसरा जो अंतर होता है यौगिक और मिश्रण में, तो याद रखिए यौगिक हमेशा समांग होता है। यौगिक हमेशा समांग होता है, लेकिन जो मिश्रण होता है वो हमेशा विषमांग होता है। अब समझिए कि समांग और विषमांग का मतलब क्या होता है। समांग और विषमांग का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज मिल रही है, 2 चीजें मिल रही हैं, तो प्रत्येक भाग पर उनकी अवस्थाएं, उनका रासायनिक संगठन समान होगा। समांग माने समान होगा।
तो जब इनका रासायनिक संगठन समान होता है, मैंने कहा निश्चित रेशियो होता है, तभी यौगिक बनेगा, अदरवाइज यौगिक नहीं बनेगा। तो यौगिक क्या होता है, समांग होता है, जबकि मिश्रण जो होता है वो विषमांग होता है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए, यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता, इनको पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन मिश्रण को किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रण को किया जा सकता है। मिश्रण को पृथक करने की विधि हम जो है आपको बताएंगे, तो मिश्रण जो है वो पृथक हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दो अंतर आपको यौगिक और मिश्रण के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है कि यौगिक क्या होता है, समांग होता है, जबकि मिश्रण जो है वो समांग नहीं होता है, वो विषमांग होता है। यौगिक का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो इक्वल होता है, सर्टेन होता है, निश्चित होता है, जबकि मिश्रण का वो जो रेशियो है, वो अनुपात जो है वो निश्चित नहीं होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यौगिक में अब इसका एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल से एक दो क्वेश्चन जरूर आपके एमपीएसआई में, यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ओपन क्वेश्चन है। पूछ दिया जाता है कि आसुत जल, आसुत जल क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है, आसुत जल क्या होगा। तो ध्यान रखिए, आसुत जल हमेशा यौगिक होता है, लेकिन समुद्री जल हमेशा मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल में किसी चीज का रेशियो फिक्स नहीं होता है, उसमें साल्ट भी मिल रहा है, उसमें आयोडीन भी मिल रहा है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें मिल रही। तो जो मरीन वाटर होता है, समुद्री जल होता है, वो हमेशा मिश्रण होता है। याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है कि आसुत जल क्या होता है, तो याद रखिए आसुत जल जो है वो क्या होता है, यौगिक होता है। क्यों? आसुत जल का मतलब क्या है, डिस्टिल वाटर, जो जिससे अपन डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो इंजेक्शन लगाने के लिए वो छोटे छोटे उसमें वो पानी रहता है, वही कहलाता है आसुत जल, मतलब डिस्टिल वाटर कहलाता है। और डिस्टिल वाटर में करंट नहीं मारता है दोस्तों, विद्युत का कुचालक होता है। ये दोनों पूछे गए क्वेश्चन है, विद्युत का ये कुचालक होता है। आसुत जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, लेकिन जो मरीन वाटर होता है, समुद्री जल होता है, वो मिश्रण होता है। समुद्री जल में करंट भी मारता है, मतलब विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, समुद्री जल। लेकिन शुद्ध जल जो है तो कुचालक होता है, मतलब बैड कंडक्टर होता है। पूछ लिया जाता है कि डिस्टिल वाटर में या आसुत जल में या शुद्ध जल में करंट क्यों नहीं मारता, हालांकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पास, क्योंकि आसुत जल में आयंस नहीं रहते हैं, इस कारण से वो करंट नहीं मारता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब दूसरा एग्जांपल देखें, वायु क्या है, पूछ लिया जाता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि वायु क्या है, यौगिक है, तत्व है, परमाणु है, वगैरह वगैरह पूछ लिया जाता है। तो वायु हमेशा मिश्रण होती है। वायु में किसी चीज का सर्टेन, उसमें वाटर वेपर भी रहेगा, डस्ट पार्टिकल्स भी रहेंगे, वायु के साथ और भी गैसें रहेंगी, जैसे नाइट्रोजन रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, और भी वेरियस तरह की गैसेस रहेंगी। तो वायु क्या होती है, मिश्रण होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। जल जो है वो यौगिक होता है, जबकि वायु जो है वो क्या होती है, मिश्रण होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने एक चीज बताया था कि मिश्रण को अलग किया जा सकता है। मिश्रण के अलग करने की विधि से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। जो स्टूडेंट एमपीपीएससी मेंस अभी लिख के आए होंगे तो उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा कि प्रभाजी आसवन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो मेंस के बच्चे हों, चाहे वनडे एग्जाम्स का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उसको हम समझाते हैं, मिश्रण को अलग करने की विधियां क्या क्या होती हैं। तो इसको देखते हैं, मिश्रण को अलग करने की जो विधियां होती हैं वो क्या होता है कि उसमें 7 तरह की मेन विधियां होती हैं। उनमें से जो मेन विधि आपको जाननी चाहिए, उन विधियों के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। उनमें से सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है क्रिस्टलाइजेशन की विधि होती है। किसकी होती है, क्रिस्टलाइजेशन की विधि होती है। अब देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाता है। इनको समझना है, रटना बस नहीं है, इनको समझना है कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। क्रिस्टलाइजेशन की हिंदी क्या होती है ये भी मैं बता दूं। पहली विधि, मिश्रण को पृथक करने की जो पहली विधि है वो कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। हिंदी भी मैं लिखूंगा, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। क्रिस्टलाइजेशन का हिंदी होता है रवाकरण। रवाकरण
रवाकरण। रवाकरण का मतलब होता है कि जो मिश्रण है वो छोटे छोटे कण के रूप में, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में अलग होगा। अब इसको अलग कैसे करते हैं, देखो पहली चीज तो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो किसका होता है, याद रखना है आपको, ठोस का होता है। किसका होता है, ठोस का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए नमक और जल का मिश्रण है, नमक और जल का मिश्रण है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, नमक प्लस जल के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे, तो क्रिस्टलाइजेशन से करेंगे। देखो क्या होता है कि जिस चीज को हमें पृथक करना होता है, अलग करना होता है, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं उपयुक्त विलायक पर डाल करके। ठीक है, उपयुक्त विलायक पर, कोई विलायक लेते हैं, उसमें हम डाल करके उसको गर्म कर देते हैं। ठीक है, गर्म करके धीरे 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 हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। तो जब ठंडा करते हैं तो जो शुद्ध पदार्थ होता है वो ठोस में हो जाता है। जो शुद्ध पदार्थ होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो शुद्ध पदार्थ का क्या होता है, तो शुद्ध पदार्थ जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी ठोस को हम अलग कर लेते हैं, शेष विलायक को जाने देते हैं। तो इस तरह से पहली विधि जो हो गई क्रिस्टलाइजेशन हो गई। क्रिस्टलाइजेशन में पूछा जाता है किस तरह के ठोस का किया जाता है, तो ध्यान रखना है अकार्बनिक ठोस का किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अकार्बनिक किस तरह के ठोसों का पृथक्करण किया जाता है, तो अकार्बनिक ठोस का पृथक्करण किया जाता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शुद्ध पदार्थ होता है वो किस फॉर्म में मिलता है, तो शुद्ध पदार्थ जम जाता है, माने ठोस हो जाता है, जम जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चीनी एवं जल के मिश्रण को, चीनी प्लस जल के मिश्रण को किस विधि से अलग करोगे। तो आप देखो चीनी क्या है, सॉलिड है, अकार्बनिक है, तो इसको हम किस विधि से अलग करेंगे, यही क्रिस्टलाइजेशन से। दूसरा पूछ लिया जाता है कि नमक और जल के मिश्रण को किस विधि से अलग करोगे, तो इसी विधि से करोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहलाती है आपकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये आपको 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है कि किस तरह के ठोसों का करना है, तो अकार्बनिक का करना है। दूसरा इसमें क्या होता है कि कौन सा पदार्थ जमता है, तो जो शुद्ध होता है वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें ये दोनों एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट जो विधि होती है वो होती है दोस्तों आसवन की विधि होती है, आसवन की विधि होती है। आसवन है क्या, आसवन की विधि होती है। ठीक है, देखो आसवन है क्या, इसको समझो। आसवन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन। वाष्प को ठंडा करना ही आसवन कहलाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आसवन में संघनन जरूर होता है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी वाष्प को हम गर्म करते हैं और वो किसी भी लिक्विड को पहले गर्म करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगी, वाष्प में कन्वर्ट होगी, और उसी वाष्प को हम क्या करते हैं कि धीरे 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 ठंडा करने लगते हैं। तो वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आसवन की प्रोसेस कहलाती है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसवन में किसको किस तरह से अलग किया जाता है, तो ध्यान रखिए ऐसे द्रवों को किया जाता है, ऐसे द्रवों को पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में काफी अंतर हो, जिनके क्वथनांक में काफी अंतर हो। ये बात आपको याद रखना है, जिनके क्वथनांक में, जिनके क्वथनांक, क्वथनांक माने बीपी, मैं यहाँ पास बीपी लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट, आप हिंदी में चाहें तो लिख सकते हैं क्वथनांक, जिनके बीपी में काफी अंतर होता है। ठीक है, पर्याप्त अंतर या काफी अंतर होता है, काफी अंतर होता है, तो उन द्रवों को पृथक करने के लिए या उन मिश्रणों को पृथक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आसवन का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरी प्रोसेस जो आती है इसमें प्रभाजी आसवन की आती है। प्रभाजी आसवन क्या होता है ये समझिए। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन का मतलब होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल माने होता है थोड़ा, ऐसे मिश्रण को इसके माध्यम से पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, तो उन मिश्रण को अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। ठीक है ना, जिनके इसमें क्वथनांकों में काफी अंतर रहता है आसवन में, लेकिन प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि इनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम रहता है, बीपी में बहुत कम अंतर रहता है।
अगर आपको ये समझ में ना आता हो कि सर क्वथनांक क्या है, तो मैं बता दूं, क्वथनांक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड उबलना शुरू कर देता है, ठीक है ना। जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज बॉयल होने लगती है, उबलने लगती है, उसी को हम बोलते हैं बीपी कहते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो प्रभाजी आसवन में आपको याद रखना है, उसमें पूछ लिया जाएगा कि प्रभाजी आसवन में किस तरह के मिश्रणों का पृथक, तो जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है उनको किया जाता है। दूसरी चीज इसमें पूछ लिया जाता है कि पेट्रोल को किस तरह से अलग करते हैं, जो पेट्रोलियम होता है उसको किस विधि से अलग किया जाता है। तो दोस्तों जो पेट्रोलियम होता है, जिससे हम जानते हैं कि डीजल प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है, पेट्रोलियम गैसें प्राप्त होती हैं, कोलतार प्राप्त होता है, और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, तो इनका प्रभाजी आसवन होता है। क्या होता है? प्रभाजी आसवन होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम वगैरह को किस विधि के माध्यम से पृथक करते हैं, तो प्रभाजी आसवन के माध्यम से करते हैं। और प्रभाजी आसवन में होता क्या है ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन की प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस होती है सब्लिमेशन की प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या है? हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इसको कहते हैं। देखते हैं सब्लिमेशन में क्या होता है। देखो ऊर्ध्वपातन जो होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। देखो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उनको ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई सॉलिड लिए, कोई ठोस लिए, इसको आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो सबसे पहले किस में आएगा? लिक्विड में आएगा, द्रव में आएगा। फिर जब गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो किस में आएगा? वेपर में हो जाएगा, ठीक है, वाष्प में हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं, जैसे आपका कपूर। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है कपूर को कैसे आप अलग करेंगे, तो कपूर ऊर्ध्वपातित होता है, मतलब इसको आप गर्म करेंगे ना तो सीधे ये किसमें? वेपर में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, लिक्विड में नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहलाता है सब्लिमेशन की प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन इसको बोलते हैं। वर्ण लेखन इसको बोलते हैं, या वर्ण लेखनी, ठीक है। वर्ण लेखनी से क्या होता है? वर्ण लेखनी से दोस्तों हम रंगों को अलग करते हैं। इंग्लिश में इसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसमें हम कलर को अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए दो मिश्रण हैं आपके पास, उसमें अलग अलग रंग हैं, तो रंगों को हम क्या करते हैं? ये वर्णग्राफी के माध्यम से या क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से हम अलग कर लेते हैं। ये क्या करती है कि विभिन्न स्तरों पर डेंसिटी के आधार पर, मतलब घनत्व के आधार पर रंग को अवशोषित कर लेती है। ये एक प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है, एक उपकरण होता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह के मिश्रण को हमने रख दिया, अब सपोज करिए कि इसमें ब्लू कलर है, तो ये क्या करेगी कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है तो इन रंगों को सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो दो रंग हैं इसमें सपोज करिए, तो ये एक रंग, किसी भी एक रंग को ये अवशोषित कर ली, तो जब एक रंग इसके पास आ गया तो दूसरा रंग ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। तो मिश्रणों को पृथक करने के लिए ये एक नेक्स्ट वीडियो, इससे आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ण लेखनी से क्या होता है, तो कलर को हम मिक्स करते हैं। फिर होता है फिल्ट्रेशन, या इसको बोलते हैं छनन बोलते हैं, ठीक है। छनन के माध्यम से हम क्या करते हैं? ऐसे मिश्रण को अलग करते हैं जो द्रव में अविलेय हो, जो जल में अविलेय हो, जो ना घुले, है ना। तो उनको हम क्या करते हैं? फिल्टर कर लेते हैं। आई बात समझ में? बहुत आसान प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि पानी और रेत का मिश्रण है, तो किस विधि से अलग करोगे? तो आप जानते हो रेत पानी में डिजोल्व नहीं होगा, नहीं घुलेगा। तो अपन क्या करेंगे? कोई फिल्टर लेंगे, कोई छन्ना लेंगे और उसमें छान लेंगे, तो रेत हमारी फिल्टर पे आ जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा। तो ये क्या कहलाती है? छनन की प्रोसेस कहलाती है। दोस्तों ये मिश्रण को अलग करने की विधियां हो गई, ठीक है। इन विधियों के माध्यम से मिश्रण को हम अलग करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं कि जो अवस्था परिवर्तन होता है वो किस तरह का होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का एक टॉपिक है ये। रासायनिक अभिक्रिया मैंने वीडियो शुरू करने से पहले स्टार्ट में बताया था कि आज अपने को 3 चीजें देखना है, यौगिक देखना है, मिश्रण देखना है और रासायनिक अभिक्रियाएं देखना है।
रासायनिक अभिक्रियाओं में हमको अवस्था परिवर्तन देखना है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन देखना है। अवस्था परिवर्तन होता क्या है, यहां से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी लाइफ में आप देखेंगे और तुरंत बता देंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। इतनी आसान भाषा में बताऊंगा। अवस्था परिवर्तन आप जानते हो कि दो तरह से होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है इसको हम समझा रहे हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी पदार्थ का रासायनिक संरचना एवं आणविक संगठन परिवर्तित नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज नहीं बनता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज नहीं बनती है। अगर ऐसा ना समझ में आया हो तो ऐसा समझ लो। देखो भौतिक परिवर्तन जो होता है, एक चीज से दूसरी चीज और दूसरी चीज से पहली चीज में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रासायनिक में नहीं कर सकते। जैसे फलों का पकना, ऐसा समझो फलों का पकना पूछ लिया जाता है कि फलों का पकना कौन सा परिवर्तन है। देखो जो फल पक गया तो क्या उसको कच्चे में बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो। तो कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। आई बात समझ में। भौतिक में क्या होता है कि एक ये हो गई, दो चीजें हो गई, तो ये चीज इसमें भी बदल जाएगी, ये चीज इसमें भी बदल जाएगी। आई बात समझ। लेकिन बल्ब का जलना, बल्ब का जलना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे ही आप स्विच ऑफ कर दोगे तो बल्ब आपका वैसे ही रहेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, कागज का जलना, कागज का जलना, जो कागज जल गया राख में परिवर्तित हो गया, क्या राख को वापस कागज में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, दूध से दही का बनना, अब क्या दही को वापस दूध में बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। तो कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। एक चीज को समझ लीजिए, एक के अपोजिट दूसरी होगी। ठीक है, आपको दिमाग यूज करना है, आपको अपने ब्रेन को चलाना है। ठीक है, एक को समझना है और दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपने पास दो ही हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसमें पूछा जाता है खाना, भोजन का पकना, भोजन का पकना कैसा परिवर्तन है। तो देखो भोजन जो पच गया उसको वापस भोजन में हम नहीं बदल सकते हैं। तो कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो बर्फ का जमना, बर्फ का जमना, बर्फ का जमना कैसा परिवर्तन है, ये आपको बताना है। बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है। देखो पानी बर्फ में गया, जब बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। तो बर्फ का जमना क्या है, भौतिक परिवर्तन। मैंने भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया कि भौतिक परिवर्तन दोनों तरफ चलता है। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। शेष सभी क्या, स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग को खींचे हो, अभी बल लगाए हो ना, लेकिन अगर आप बल को छोड़ दोगे तो स्प्रिंग अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता। अच्छा अब देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कुछ और चीजें देखिए। ये तो इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया। इसमें ये देखिए कि भौतिक परिवर्तन जो है वो स्थायी नहीं होता। पूछ लिया जाता है कि कौन सा परिवर्तन स्थायी नहीं होता, स्थायी नहीं होता ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं होता। जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है वो क्या होता है, स्थायी होता है। कागज आपने जला दिया, राख बन गई, अब राख को कागज में आप नहीं बना सकते, मतलब स्थायी हो गया, मतलब इसमें नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया, राख बन गई। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी फिजिकल वर्क होते हैं, भौतिक काम जितने होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, दहन की प्रक्रिया जितनी होगी, अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, जितनी भी दहन की प्रक्रिया होगी, दहन माने होता है जलना, जितने भी जलने की प्रक्रिया होगी सब क्या होगी, रासायनिक परिवर्तन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में, जितने जलने की प्रक्रिया होगी, ठीक है, वो क्या होगी, रासायनिक परिवर्तन होगा। आई बात समझ में। तो ये चीजें आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये वीडियो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।